वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शॉर्ट में बायोलॉजी पे। तो पिछली क्लास में अपन ने देख लिया था विटामिन के क्वेश्चंस जो किसमें आए हुए थे, कंपटीशन एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन थे वो अपन ने देख लिए थे जनरल बायोलॉजी की क्लास के अंदर। तो आज अपन न्यूट्रिशन जो पढ़ रहे थे, पोषक तत्व पढ़ रहे थे, उसमें से अपन टॉपिक लेके आए क्या, खनिज लवण एवं जल। ओके, मिनरल साल्ट्स एवं वाटर, इस टॉपिक को अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे इनमें से खनिज लवण, खनिज लवण मिनरल साल्ट्स। ओके, तो ये जो खनिज लवण है इसकी अपन बात करें तो ये क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। खनिज लवण क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात देखें कि खनिज लवण क्या है, तो खनिज लवण से अपन को एनर्जी क्या होती है, एनर्जी प्राप्त होती है या नहीं, राइट। क्या होती है, खनिज लवण से अपन को एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, नहीं होती है। एनर्जी अपन को खनिज लवण से नहीं मिलती है। ओके, तो अपन ने विटामिन में भी क्या देखा था कि विटामिन से भी अपन को क्या नहीं मिलती है, एनर्जी नहीं मिलती है, और खनिज लवण से भी अपन को एनर्जी नहीं मिलती। तो क्यों लेते हैं अपन, जब अपन को एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो पोषक तत्व अपन क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो क्या थी, विटामिन अपनी बॉडी के विकास के लिए आवश्यक थे, और जो खनिज लवण है वो अपनी बॉडी में होने वाले विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ तो कार्य होता ही है ना इनका। तो क्या कार्य है इनका, ये अपनी बॉडी यानी शरीर की विभिन्न विभिन्न क्रियाओं के लिए, विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक है। मिनरल्स किसके लिए आवश्यक है, हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक है, राइट। ओके, जो खनिज लवण है वो 29 to 30% है। 29 to 30 जो मिनरल्स है, खनिज लवण है, वो अपनी बॉडी को आवश्यक होते हैं। ये जो खनिज लवण है 29 to 30% अपनी बॉडी को खनिज लवण की आवश्यकता होती है, इतने खनिज लवण की। इनमें से अपन मेनली जो खनिज लवण देखे तो वो है कौन कौन से देखे, मेनली यानी मुख्यतः जो खनिज लवण है वो अपन देखे तो फर्स्ट है अपना पोटेशियम, पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट है अपना सोडियम, सोडियम। नेक्स्ट है आयरन, सबको पता है आयरन। फोर्थ है आयोडीन, खाते हैं ना आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन। फिफ्थ है अपना कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम। नेक्स्ट है अपना फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। ओके, और नेक्स्ट है अपना जिंक, क्या, जिंक। पोटेशियम, सोडियम, आयरन, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक, राइट। अब अपन इनके बारे में बात करेंगे। ओके, जो क्या है एग्जाम्स में इनके द्वारा, इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे अपनी बॉडी में कितने मिनरल्स की आवश्यकता होती है, 29 to 30 की। तो पोटेशियम जो है इसकी अपन बात करें तो फर्स्ट बात तो यही आती है कि अपनी बॉडी के अंदर पोटेशियम किस रूप में पाया जाता है, पोटेशियम अपनी बॉडी में किस रूप में पाया जाता है। तो पोटेशियम शरीर के अंदर पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। ओके, एक बात मैं बता दूं आपको कि जो भी ये मैं बता रही हूं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो बता रही हूँ यानी किस मिनरल्स की कमी से क्या होता है, किस मिनरल की पूर्ति के लिए कौन सा फूड खाना चाहिए, ओके, किस मिनरल से क्या होता है, ये सारी के सारे मैंने वीडियो के लास्ट में एक चार्ट बनाया है जिसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप सब। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ पे अपन समझ रहे हैं इसको, पोटेशियम को, तो शरीर में किस रूप में पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में। किस रूप में, पोटेशियम
पोटेशियम क्लोराइड के रूप में, राइट, ओके। अपन बात करें कि पोटेशियम जो है किस फूड को खाने से प्राप्त होता है, तो पोटेशियम जो सभी जो पदार्थ है, सभी जो खाने योग्य पदार्थ है, सभी में क्या पाया जाता है, अपना पोटेशियम। लेकिन मेनली अगर अपन बात देखें तो किस में पाया जाता है, मशरूम है, बादाम है, बादाम और दूध या दूध से बनी हुई जो चीजें हैं इनमें क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। एक है खजूर, केला, इनमें भी क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, सोडियम की। पोटेशियम और सोडियम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी अपन ने नाम सुना होगा पोटेशियम सोडियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप नाम सुना है, ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। सोडियम भी वही काम करता है, यहाँ पे देखना ये दोनों क्या काम करते हैं, ये करते हैं जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है उससे रिलेटेड फंक्शन करते हैं, यानी तंत्रिका, तंत्रिका आवेग संचरण, आवेग संचरण, अभी बताऊंगी मैं क्या होता है तंत्रिका आवेग संचरण। एक अपन बात करें तो ये करते हैं जो मांसपेशियां है, मसल्स है, मांसपेशियां यानी मसल्स है, उनके संकुचन में भी क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। यानी मांसपेशियों के संकुचन में और तंत्रिका आवेग संचरण में किसका काम होता है, पोटेशियम और सोडियम का काम होता है, इन दोनों मिनरल्स का काम होता है। अब यहाँ पे मांसपेशियों का संकुचन पता है, ठीक है, तंत्रिका आवेग संचरण क्या होता है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस, सिनेप्सिस, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तंत्रिका कोशिका सबकी देखी हुई है, ओके, तंत्रिका कोशिका होती है, ये तंत्रिका कोशिका है, ओके। एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से क्या होती है, अटैच होती है। एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से अटैच होती है, ओके। तो यहाँ पे कोई भी जैसे प्रतिवर्ती क्रिया का नाम सुना है ना, कि जैसे अपन को क्या काट लेता है, मच्छर काट लेता है, ठीक है, काट लिया मच्छर ने, लेकिन अपन को थोड़ी पता चलेगा, कैसे पता चलेगा मच्छर ने काट लिया, क्या होगा, जो ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं इन तक जाएगी वो मैसेज, इनमें जाने के बाद एक से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएगा, तो ये जो जाने की प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, ये आवेग संचरण, यानी आवेग का जो संचरण हो रहा है वो क्या है, सिनेप्सिस। जाते जाते कहां तक जाएगी, अपने ब्रेन में जाएगी, और ब्रेन इनको क्या मैसेज देगा कि मच्छर काट रहा है, तो क्या कर लेंगे, हाथ को हटा लेंगे, ठीक है। यही प्रोसेस कौन करते हैं, पोटेशियम सोडियम जो मिनरल्स है वो करते हैं, यानी तंत्रिका आवेग संचरण का काम करते हैं। तो ये समझ में है आपको। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देख रहे हैं आयरन, ठीक है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे आयरन। तो आयरन की अपन बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें आयरन की, तो आयरन किस में प्रेजेंट होता है, सबको पता है, किसमें, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। और ब्लड में क्या होती है, आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी होती है। आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, सबका नाम सुना हुआ है, क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और जो ये हीमोग्लोबिन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, यानी दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ये बोल सकते हैं अपन। एक तो होता है हिम, एक होती है ग्लोबिन। क्या होता है, एक तो हिम है, एक है ग्लोबिन। ग्लोबिन है एक प्रोटीन, क्या है, एक प्रोटीन। और जो हिम है वो किससे अटैच होगा, आयरन से, किससे, आयरन से अटैच होगा। और क्या काम करता है ये, O2 का परिवहन करता है, O2 का परिवहन, O2 का परिवहन करता है, किसमें, अपनी बॉडी के अंदर। जो O2 का परिवहन है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़कर, आयरन के साथ जुड़कर, ठीक है। ये हो गई आयरन की बात। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं किसके बारे में, आयोडीन के बारे में। आयरन की एक बात और देखें कि फीमेल और मेल, इन दोनों में आयरन
कि कितनी मात्रा चाहिए, तो फीमेल में ज्यादा मात्रा चाहिए, कितनी 35 ग्राम जो आयरन है वो चाहिए किसमें, फीमेल में, और 25 ग्राम आयरन की अमाउंट किसमें चाहिए, मेल में। नेक्स्ट अपन देखते हैं आयोडीन। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्या, कौन सा मिनरल, आयोडीन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आयोडीन को। आयोडीन युक्त नमक खाते हैं ना, क्यों खाते हैं आयोडीन युक्त नमक, साधारण नमक से काम नहीं चलता है क्या, देखना है यहाँ पे क्यों खाया जाता है आयोडीन युक्त नमक। थायराइड ग्लैंड का नाम सुना है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। ओके, ये थायराइड जो ग्लैंड है क्या करती है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है, हार्मोन का स्रावन करती है, जिसका क्या नाम है, थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, क्या नाम है, थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे आयोडीन के क्या चक्कर है, यहाँ पे भाई कोई बात नहीं, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, तो आयोडीन का क्या काम है देखना है यहाँ पे। आयोडीन जो है, आयोडीन ये क्या काम करता है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसके स्रावन में क्या करता है, हेल्प करता है, किसके स्रावन में, थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावन में हेल्प करता है। यानी आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आयोडीन की मात्रा अपन को चाहिए, क्यों चाहिए, थायराइड जो ग्लैंड है उससे थायरोक्सिन हार्मोन का जो अमाउंट है यानी मात्रा है वो बढ़ाने के लिए चाहिए। ठीक है, आगे अपन देखते हैं इसके अंदर जो आयोडीन है ये इसको बढ़ा देता है। अब अगर आयोडीन जो है इसकी अपनी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, आयोडीन इसकी अपनी बॉडी में क्या हो जाए, कमी, क्या हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए अपनी बॉडी में, तब क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबको बताया हुआ इसलिए बात है कि थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, घेंगा या गलगन डिजीज, गलगन डिजीज। इसी को क्या बोलते हैं, गोइटर डिजीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोइटर डिजीज। ये नॉर्मली डिजीज है जो सबको पता है, ठीक है, सबको पता है, सबने पढ़ रखी है कि आयोडीन की कमी से होने वाली डिजीज, और क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। एक मैं आपको बात बताऊं कि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये डिजीज होती है, बट ये आयोडीन की कमी है वो सब ज्यादा हो जाती है, आयोडीन की जो कमी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा अगर आयोडीन की कमी हो जाती है उस कंडीशन में एक डिजीज होती है, उस कंडीशन में एक डिजीज होती है जिसका नाम है क्रिएटिनिज्म। क्या नाम है, क्रिएटिनिज्म। ओके, क्या नाम है, क्रिएटिनिज्म डिजीज है, डिजीज। इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा बॉडी में कम हो जाती है उस कंडीशन में कौन सी डिजीज हो जाती है, क्रिएटिनिज्म डिजीज। इस डिजीज के अंदर क्या होता है, घेंगा और गलगन गोइटर में सबको पता है क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है गले के ऊपर। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल है, जो प्राणी है, उसका शारीरिक विकास जो है, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास ये तो क्या होता है, नॉर्मल, यानी शारीरिक विकास तो हो जाता है उसका, ओके, लेकिन जो मानसिक विकास है उसका, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, मानसिक जो विकास है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, ये नहीं हो पाता है। किस कंडीशन में, जब आयोडीन की कमी लगातार चलती रहती है और बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और क्रिएटिनिज्म डिजीज हो जाती है, तो उस एनिमल में या उस व्यक्ति में शारीरिक विकास तो चलता रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा, मानसिक विकास उसका रुक जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम। ओके, कैल्शियम सबको पता है हड्डियों के लिए क्या है, जरूरी है, अपने दांतों के लिए जरूरी है, ठीक है, हड्डियों को क्या बनाता है, कैल्शियम मजबूत बनाता है। तो कैल्शियम जो है और फास्फोरस जो है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है।
सब कुछ अच्छे से पढ़ा था अपन ने, ठीक है। विटामिन डी है, इसके साथ में अगर कैल्शियम जुड़ जाता है, ओके, इसके साथ में कैल्शियम जुड़ जाता है, तो कैल्शियम किसके साथ में जुड़ जाता है, विटामिन डी के साथ में, तब ये क्या करता है, किसके लिए अच्छा रहता है, हड्डियों व दांतों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कब, जब कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिल जाता है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फास्फोरस, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें ज्यादा, ये क्या करता है फास्फोरस, ये कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करता है, फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलेगा, और जबकि जो कैल्शियम है वो क्या करेगा, विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस में क्या होता है, फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर सेम काम करेगा, कौन सा, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करेगा, हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो इनका समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं जिंक, क्या, जिंक जो है वो अपनी बॉडी के अंदर, जिंक है वो अपनी बॉडी खुद बना लेती है, क्या, खुद बना लेती है जिंक को। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ऐसा कौन सा मिनरल है जिसको बॉडी अपनी जो है वो खुद ही बना लेती है, बाहर से लेने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है जिंक की, तो वो कौन सा है, जिंक, ठीक है। जैसे अपन ने विटामिन में देखा था कि अपनी बॉडी खुद बना लेती है, ऐसे कौन से विटामिन है, कौन से देखे थे, विटामिन डी और के, तो यहाँ पे कौन सा है मिनरल्स में, जिंक है। अब जिंक की अपन बात देखें तो जिंक की कमी से क्या होता है, जिंक की कमी से स्किन कैसी हो जाती है, सूखी यानी ड्राई हो जाती है, बाल जो है वो जड़ सहित झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल जो है वो जड़ों सहित झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। और जो जिंक है वो स्किन, अच्छी स्किन के लिए भी क्या होता है, आवश्यक होता है, हेल्दी स्किन के लिए क्या आवश्यक होता है, जिंक आवश्यक होता है। नेक्स्ट अपन बात देखें जिंक की, तो अपनी बॉडी का जो विकास है, यानी ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट यानी कि परिवर्धन, अपनी बॉडी के विकास एवं परिवर्तन के लिए भी जिंक आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, कौन कौन से मिनरल्स देखे अपन ने, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड जिंक, इन सब के बारे में अपन ने यहाँ पे देख लिया है। और जो लास्ट में चार्ट दिया हुआ है ना वीडियो के लास्ट में, उसको एक बार जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बातें उसमें चार्ट के थ्रू बताई गई है। तो अपन यहाँ पे इनको, हाँ, यहाँ तक देख लिया अपन ने। अब देखते हैं अपन क्या, वाटर, क्या देखेंगे अपन, वाटर। जिसको भी कंफ्यूजन है, इसके अंदर कोई भी डाउट है मिनरल्स के अंदर, तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं आराम से। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या नेक्स्ट अपना वाटर, क्या, जल स्टार्ट करते हैं। अपनी बॉडी के लिए वाटर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि अपनी जो बॉडी है उसका 65 to 70% जो पार्ट है, 65 to 70% जो पार्ट है वो किसके द्वारा बना हुआ होता है, जल के द्वारा बना होता है, जल के द्वारा बना होता है। समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे कि जो जल है, ओके, कमी कब होती है जल की अपनी बॉडी में कमी कब होती है। एक बात और देख लें कि जो स्वस्थ जो मनुष्य है, एनिमल्स है, अपन है, उनके अंदर प्रतिदिन
प्रतिदिन लगभग कितने जल की आवश्यकता होती है? तो प्रतिदिन 5 लीटर जो वाटर है उसकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। ओके, प्रतिदिन लगभग 5 लीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर जल की कमी हो जाती है तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यों होती है जल की कमी। जब क्या होता है अपनी बॉडी के अंदर अपन जो वाटर ले रहे हैं उसका क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, यानी नहीं हो पा रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि बॉडी का क्या नहीं है? बैलेंस ठीक नहीं है। क्या नहीं है? बैलेंस ठीक नहीं है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है? जल का जो अवशोषण है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। और क्या होता है? जो जल है वो ज्यादा मात्रा में बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी जितनी मात्रा बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में जो जल है वो बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? अपनी बॉडी के अंदर जो जल है उसकी कमी हो जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि किस कंडीशन में हो जाती है। ये तो समझ में आया कि क्यों हो जाता है, किस कंडीशन में। तो यहाँ पे डायरिया जो है, डायरिया, ओके, हिंदी में बोलते हैं अतिसार। ओके, इस कंडीशन में क्या होता है? बॉडी के अंदर जल की कमी हो जाती है। डायरिया में क्या हो जाता है? बॉडी के अंदर जल की कमी हो जाती है, यानी जल का अवशोषण प्रॉपर नहीं हो पाता है अपनी बॉडी के अंदर। डायरिया में क्या होता है? जो जल है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं? डायरिया जैसे ही होता है अपन क्या जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अपन को क्या देता है? ORS, ये तो देता है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ORS की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ORS, फुल फॉर्म किसकी? ORS की। तो ये है ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। किसकी फुल फॉर्म है? ORS की। कब लिया जाता है? जब डायरिया हो जाता है। ORS क्या करता है? जैसे ही ORS लिया जाता है ये क्या करेगा? अपनी बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनके अंदर जो अनबैलेंसिंग है यानी बैलेंस नहीं है वो उसको क्या करता है? बैलेंसिंग करने का काम करता है, यानी जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो वापस अच्छी तरीके से काम करने लग जाती है, यानी जल का जो अवशोषण है वो अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखें कि क्या कार्य है जल के, यानी जल जो है इसका क्या कार्य है। तो ये क्या करता है? ताप संतुलन। इसका काम कौन करता है? अपनी बॉडी में जल। कैसे करता है? जैसे गर्मियों में क्या निकलते हैं अपने बॉडी से, स्किन से क्या निकलता है? पसीना निकलता है ना सबके? क्या निकलता है? पसीना, और निकलना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी का क्या जरूरी होना चाहिए? टेम्परेचर बैलेंस होना जरूरी है, ताप संतुलन होना जरूरी है, जिसकी वजह से अपन को पसीना निकलना जरूरी है। और पसीना क्यों निकलता है? अपनी स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? स्वीट ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होती है? स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में पसीना ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पसीना ग्रंथि बोलते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या निकलता है? अपनी स्किन से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। ओके, समझ में आया यहाँ पे ताप संतुलन किस तरीके से करता है ये? तो यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से? खनिज, लवण और जल क्या क्या कार्य है, ठीक है। और लास्ट में मैं चार्ट जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप सबके सब। तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।